डैडी, जल्दी ठंडा पानी लाओ। देखो फैन चला दो। डैडी, डैडी। शोर न मचाओ। माँ, माँ, क्या हो रहा है ये सब? रो क्यों रही हो माँ? औरत के भाग में हंसना कहाँ होता है बेटी। चल मंजू, अब यहाँ एक पल भी हम नहीं रह सकते। लेकिन माँ, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, मगर यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। पर माँ, इस तरह अचानक बिना कुछ कहे सुने हम कैसे जा सकते? तू नहीं जा सकती तो न सही, पर मुझे तो जाना है। माँ, ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं कुछ नहीं कहती बेटी, ये मेरा नसीब मुझसे कहलवा रहा है। मंजू, मैं सब समझती हूँ बेटी, मैं तेरी खुशी बर्बाद करना नहीं चाहती। तू चाहे तो यहीं रह सकती है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो। 20 बरस तक इतने दुख सहकर तुमने क्या इसीलिए मुझे पाला था कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माँ, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। सुनिए, ये लोग यहाँ रहते थे, कहाँ गए? कल रात यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए? कहाँ गए? पता नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? सुन बेटी, सुन। मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव आया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए और एक दिन सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। प्रभु के पवित्र चरणों में खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया, मगर अपने शहर वापस जाकर उसने पैसे के खातिर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। मैं शहर गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे मार के घर से निकाल दिया। माँ, मेरा जी चाहा कि जहर खा लूं, तो तू मेरे घर में थी बेटी, मैं मर भी न सकी। वो कौन था माँ? कौन था वो जालिम? बेटी, माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, देखो माँ, माँ, माँ,
किधर आओ बेटी। क्या बात है बेटी, मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना? जरा धीरे से काम लो बेटी, आज की रात मुश्किल से कटेगी। ऐसा मत कहिए बेटी, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरी तरफ देखो ना, माँ मेरी तरफ देखो। माँ, माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं, चाहे किसी तरह से बचा लीजिए। बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। आज तुमने रतन से बात की थी? मैं पूछती हूँ कि उसे घर आने को कहा था। अरे मैं क्यों कहने जाऊँ? तुम्हें इतनी गरज हो तो खुद जाओ और पाँव पड़ के ले आओ उसे। मैं मर्द होती तो मुझे तुम्हारी मिन्नत करने की जरूरत नहीं होती। एक बार मुंह से उसे घर आने को कह दोगे तो शाम में कौन सा बट्टा लग जाएगा। मिल में रोज मिलता तो होगा ना। अरे वो मिल में किसी से बात ही कहाँ करता है। सवेरे मिल में आता है तो ऐसे उदास और खोया हुआ जैसे कुछ खजाना खो गया हो, और मिल के अंदर बस अपनी ड्यूटी बजाता है। ड्यूटी इधर भोंपू बजा और उधर वो गायब हुआ। गायब नहीं होता, चाचा मिल से निकल के यूनियन के दफ्तर में जाता है। यूनियन? मैं कहता हूँ इस घर में यूनियन का नाम फिर मत लेना। इस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो? और क्या करूँ, इसी यूनियन ने इसकी शादी नहीं होने दी।
इसी यूनियन ने मेरे घर को तबाह किया है। मैं कहता हूँ एक दिन ये यूनियन ने सारे गांव को तबाह कर देगी। मेरे टुकड़े हो जाए लेकिन इस यूनियन के दफ्तर में मैं कदम नहीं रखूंगा। दादी माँ, चाचा यहाँ नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ है। चल मेरे साथ। रतन, माँ, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है माँ, मुझे बुला लिया होता तुमने। तुम सब बड़े आदमी हो, बहुत ऊंचा मान है तुम लोगों का। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इसीलिए चली आई हूँ तेरे पास। क्यों रे? आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, अपनी गोद में खिला खिला कर उसने इतना बड़ा किया है तुझे। आज उसी भाई ने जरा गुस्से में हाथ उठा लिया तो तेरा इतना बड़ा अपमान हो गया। मैं तुमको छू के कहता हूँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया, इसका मुझे कोई दुख नहीं। दुख नहीं है तो फिर घर क्यों नहीं आता? अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी माँ, सबको इस तरह क्यों दुखी करता है? सुन बेटा, मैं बहुत दिन जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। ऐसा मत कहो तुम। सच कहती हूँ। बस मेरी तो एक ही आशा थी, मेरे जीते जी तुम दोनों भाई मिलकर इस बच्चे की शादी कर देते और तुम सबका सुख देखते देखते ये आंखें बंद हो जाती। तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। कमला भैया की नहीं, मेरी बेटी भी है। इसकी शादी का जिम्मा मेरा है। मेरे ही कारण तुम्हारे और पापा के बीच झगड़ा हुआ है। मैं सचमुच ही अभागन हूँ। मत रो बेटी, मत रो। तू अभागी नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है तू। मत रो। रतन, आप घर चल। मैं भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो तेरा घर नहीं है क्या? तू रामलाल की किसी बात से मत डर, मेरे होते हो तुझे कुछ नहीं कर सकता। चल। ये बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, ये बात नहीं है। देखो, मेरे कारण इस बच्ची का लगन रुक गया। जब तक इसके ब्याह का पक्का इंतजाम नहीं करा लूंगा, मैं किस मुंह से घर जाऊंगा माँ? और ये मेरा प्रण है कि जब तक मैं कमला के ब्याह की शहनाई सुना सकूंगा, मैं घर की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सेठ जी, मैं आपसे 2000 रुपए कर्ज तो ले रहा हूँ और इसका सूद भी मैं आपको हर महीने पहुंचाता रहूंगा। लेकिन एक बात है, इस बात की खबर मेरे भैया को या किसी और को नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या पड़ी है कुछ कहने की? मेरा सूद बराबर आता रहे तो बस ठीक है। ये लो 2000, गिन लो। रमेश, वो यूनियन का नोटिस सेठ जी तक पहुंचा दिया था? जी हाँ। रसीद ली थी उनसे? जी हाँ। दफ्तर में कौन सो रहा है? कौन हो भाई तुम? रतन बाबू, नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो और कहाँ जाता? देखिए ना, जिन लोगों ने इन हाथों का दिया बरसों खाया, वही आंखें दिखाने लगे हैं। मुझे नौकरी से निकाल दिया है और आपकी इस मजदूर यूनियन ने भी इस गरीब मजदूर की कोई मदद नहीं की। तुम जैसे आदमी ही मजदूरों को बदनाम करते हैं, समझे? झूठ मूठ का तुम सीढ़ी पर से गिरे और उसके ऊपर से तुम मुआवजा मांगते। तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म तो आती है, लेकिन पापी पेट आदमी को बेशर्म बना देता है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अब जहाँ भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, इसीलिए मैं आपके पास नौकरी के वास्ते आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी वोकरी नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि आपके यहाँ चपरासी की नौकरी खाली है। देखिए, अगर आपने मुझे नौकरी नहीं की तो मेरी बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। झूठ बोलते हो तुम। झूठ? कहाँ है बीवी तुम्हारी?
किधर है बच्चे? बीवी तो माँ बाप के घर है। शादी होते ही जैसे ही मेरे घर आएगी तो बच्चों की लाइन भी चालू। चलो मालूम होता यूनियन के पास बहुत माल आ गया है। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं, समझे? लेकिन रतन बाबू मुझे तो आज मैं मसरूफ हूँ, तुम कल आके मिलो मुझको। लेकिन रतन बाबू देखिए फैसला आज ही। रतन बाबू मैं कहता हूँ आज ही आपको फैसला करना पड़ेगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपकी साइकिल के सामने ले जाऊंगा और ये हत्या आपके सर होगी। तुम फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा। ईमानदारी से काम करोगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा, आपके सर की कसम। बस आप हाँ कह दीजिए। आज से तुम यूनियन के एक मुलाजिम हो। चलो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन आपसे मुतालबा करती है, नंबर 1, रुल्दू के मुआवजे के 12,500 रुपए और बनते हैं, वो उसे फौरन दे दिया जाए। नंबर 2, पिछले 6 साल से मजदूरों के हिस्से के जो बोनस आपने नहीं दिए हैं वो 5,92,000 रुपया उन्हें दे दिया जाए। 5,92,000? वक्त आ गया है, उनको बताना पड़ेगा इस मिल का मालिक कौन है, मैं या वो। फौरन मिल में नोटिस लगा दो कि 2 मजदूर भी इस यूनियन में शामिल होगा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अब कमला के लगन में देर मत करना और जितनी भी जल्दी हो सके कोई भी मुहूर्त का दिन तय कर देना। रतन भैया गजब हो गया। क्या हुआ? देश में मिल में नोटिस लगा दिया है कि जो लोग यूनियन में शामिल होंगे वो नौकरी से निकाले जाएंगे। और बड़े भैया भी मजदूरों से यूनियन तोड़ देने को कह रहे हैं। मजदूर इस पर बहुत भड़के हुए हैं, बहुत फसाद हो जाएगा। रतन भैया तुम जल्दी चलो। मैं सुन्नबाई से नहीं डरता। अरे मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। वो जो तुम्हारा लीडर बना फिरता है ना, मेरा ही तो भाई है। मैंने उससे भी 1000 दफे कहा है कि जो तुम कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत बुरा। तुम हमारे रतन भैया की बात मत करो। क्यों न करूं? क्या वो कोई ऊपर से उतरा है? जैसा वो ना समझ है वैसे तुम मूर्ख हो, सबके सब। जैसे तुम्हें अपनी हर बात कहने का हक है वैसे उन्हें भी अपनी हर बात कहने का हक है, और इस बात से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये भैया पुराने आज जमाने के उन सच्चे और ईमानदार आदमियों में थे जो दुनिया भर को सच्चा और ईमानदार समझते हैं, और इसीलिए उनको सेठ जी की बेईमानी नहीं दिखाई देती। वो समझते हैं कि हम मालिक हमारे माई बाप हैं और हम मजदूरों को उनके साथ बच्चों की तरह शांति और प्यार से रहना चाहिए, और ये बात ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। सिर्फ हमारे चाहने से क्या होता है जब सेठ जी में अपनी औलाद की तरह नहीं चाहते हैं। हमने देख लिया उनको हमसे मोहब्बत नहीं है, उनको अपने रुपए से मोहब्बत। हाँ, तुम मजदूरों का धन लूट लूट कर ही तो सेठ जी ने सोने का महल बना लिया ना, और ये अपनी आंखों से देख कर आया है। मैं पूछता हूँ, सेठ जी ने जो कहा है कि यूनियन तोड़ दो या नौकरी से निकाल दिए जाओगे, उसके बारे में तुम्हारा लीडर क्या कहता है? जो लोग हमें यूनियन तोड़ देने को कहते हैं वो यूनियन का मतलब ही गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि यूनियन सिर्फ इसलिए है कि मजदूरों से ये कहते तुम अपना काम मत करो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज का मजदूर जाग उठा है, उसे अपनी बेपनाह ताकत का पता चल गया है, और वो ये बात कभी कबूल नहीं करेगा। आज का मजदूर काम के लिए अपनी जान तक लड़ाने को तैयार है, मगर उस काम के वक्त, उस काम के बदले में वो इंसानों की तरह जीने का अधिकार मांगता है। उसी अधिकार की रक्षा के लिए ये यूनियन बनाई गई है, और ये यूनियन मजदूरों की जिंदगी है। हम मर जाएंगे लेकिन यूनियन नहीं तोड़ेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद! करते रहो यूनियन जिंदाबाद। इस यूनियन जिंदाबाद के झगड़े में सबकी नौकरी चली जाएगी। मैं कहता हूँ टुकड़े टुकड़े को तरसोगे, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाएंगे, परवाह नहीं, मगर जुल्म नहीं देंगे। हम आपसे हड़ताल करते हैं। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, ये जोश का वक्त नहीं है, हमारे इम्तिहान का वक्त है। इस वक्त हमें हर बात सोच समझ कर पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। हमें सेठ जी के पास जाना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि सेठ जी जो आप कर रहे हैं वो नाजायज है, आप अपना हुक्म वापस ले लें। तो आप लोग शांति से अपने अपने घरों को जाएं। मैं आज ही उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी रतन लाल क्यों आए हो, क्या काम? सेठ जी मैं मजदूरों की तरफ से आपके साथ समझौते की बात करने आया हूँ। समझौते की बात करने आए हो तो सबसे पहले अपनी यूनियन खत्म करो, फिर समझो बात करना। इस तरह बदला लेने का रवैया आपको शोभा नहीं देता सेठ जी।
मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इसे छोड़ दीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आपने यूनियन में शामिल होने वाले तमाम मजदूरों को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है और ये बात गलत है। आप जानते हैं ये बात गलत है। और सेठ जी, अगर एक मजदूर भी इस गलत तरीके से अपनी मुलाजिमत से निकाल दिया गया तो सारे मजदूर मिलकर इस मिल में हड़ताल कर देंगे। सेठ जी, हड़ताल? तुम मुझे हड़ताल की धमकी देने आए? तो चले जाओ यहाँ से, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। मेरा वकील तुमसे बात करेगा। सेठ जी, ठीक है, आपका तो वकील बात करेगा, लेकिन मजदूर के पास ना तो वकीलों को देने के लिए पैसे हैं और ना ही उस बेचारे के पास कचहरियों में जाके मुकदमे लड़ने का वक्त है। सेठ जी, अगर वो बेचारा एक दिन काम पर नहीं जाता तो उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता, और जिस दिन चूल्हा नहीं जलता उसका पेट जलता है। सेठ जी, उसकी आत्मा जलती है। सेठ जी, भूख में घिरे हुए मजदूर के लिए हड़ताल करना कोई मजाक नहीं है। सेठ जी, देखिए सेठ जी, जिस हड़ताल से ना हमको कोई फायदा है, न उससे आपको कोई फायदा है, न उससे देश को कोई फायदा है, ऐसी हड़ताल पर आप हमें क्यों मजबूर करते हैं? सेठ जी, देखो रतनलाल, जिस आदमी को मेरी मिल में हड़ताल करने का शौक है उसको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, समझे? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं। सेठ जी, नमस्ते। साथियों, हमें जिंदा रहना है या मर जाना है, इस बात के फैसले का वक्त आ गया है। हमने देख लिया है कि सेठ जी के दिल पर हमारी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये मुट्ठी भर भूखे और नंगे मजदूर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम गरीब हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी मजबूरी और हमारी बर्दाश्त की तमाम हदें खत्म हो चुकी हैं। और ये ऐलान है इसी बात का। हम सब की तरफ से ये आखिरी नोटिस है जो सेठ जी को आज भेजा जाएगा, और अगर उन्होंने इस नोटिस को भी ठुकरा दिया तो कल सुबह 10 बजे हम सब मजदूर इसी जगह इकट्ठे होंगे। कल सुबह 10 बजे से हम मजदूरों की हड़ताल शुरू होगी। सुनो, सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। नानी, अरे नानी, ओ नानी, सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। बहुत दिनों तक माल उड़ाया, उल्लू हमें बनाया, चुपके चुपके गप गपा गप, चुपके चुपके गप गपा गप, बैठ के हलवा खाया गपा गप, गपा गप, गपा गप, बैठ के हलवा खाया। अरे अब तो खुलेगी बेटा जी की सारी बेईमानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। कह दो दौलत के अंधों से करे न हमसे झगड़ा, अरे बड़ों बड़ों के सर पे पड़ता समय का जूता तगड़ा, पड़ता वो पड़ता, वो पड़ता समय का जूता तगड़ा। नहीं चलेगी यहाँ किसी भी लुच्चे की शैतानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी।
गुड मॉर्निंग सर। अरे नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? करे देखिए सेठ जी, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो इज्जत से बात कीजिए, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। तू मुझे तमीज सिखाने आया है? जरूरत हो तो सिखा भी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे टाइम नहीं है। मैं ये नोटिस देने के लिए आया हूँ। क्या है ये? स्ट्राइक का नोटिस। राइट? यस, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। हड़ताल करेंगे? नमक हराम कहेंगे। हाँ सेठ जी, इस तरह के आड़े टेढ़े अल्फाज बोलना नहीं समझे, चेक कर दीजिए। इसलिए कि आजकल जमाना बदल गया है, मजदूर को गाली देना आजकल महंगा पड़ जाता है, और कोई बात नहीं। निकल जा हड़ताल का बच्चा, दे दो अपना नोटिस। सेठ जी, जिस तरह इसे फेंका है इसी तरह अगर नोट फेंक देते तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। माफ कीजिए, जरा पेंसिल उठा लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, लेकिन आपने लिफाफा फेंक कर तकलीफ डबल मोल ले लिए। गुड नहीं। अरे माँ, देख लिया तूने, सबका बेड़ा गर्क कर दिया है तेरे लाडले ने। अरे सबकी रोजी बंद करा दिया उसने। क्या किया है उसने? अरे उसने नोटिस दे दिया है, नोटिस। सेठ को हड़ताल का नोटिस दे दिया, हड़ताल का। जानती है उसका नतीजा क्या होगा? सेठ फौज बुलवाकर गोली चलवा देगा, गोली। क्यों चलवाएगा गोली? इस मिल को बेचारा दिन रात पसीना बहाकर उसकी मिल चलाते हैं, इसलिए वो अपनी मेहनत का हक मांगते हैं। देखा, तुम भी हो गई ना उसकी तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं, सिर्फ इंसाफ की तरफ हूँ। गृहस्थी की माया ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है रामलाल, इसीलिए तुझे दिखाई नहीं देता कि रतन हमेशा इंसाफ की बात करता है। तुम क्या समझो इंसाफ को माँ? कल तक पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी तो कोई उसकी तरफ नहीं होगा, वो गोली से उड़ा दिया जाएगा, गोली से। गोली से उड़ा दिया जाएगा? क्यों? उसे क्यों उड़ाएंगे? उससे कहो मुझे उड़ा दे पहले गोली से, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, उससे पहले मैं मरूंगी। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। हेलो, कौन थानेदार साहब? अरे भाई, तुम लोग क्या सो रहे हो? कल हमारे मजदूर तमाम हड़ताल करने वाले हैं, कुछ जुलूस वलूस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं बलवा हो गया तो? आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैंने कल के लिए सारा बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त की क्या जरूरत है? उस रतन लाल को हवालात में बंद कर दो, बाकी सब अपने आप झाग की तरह बैठ जाएंगे। रतन लाल को गिरफ्तार कर लो? ये कैसे हो सकता है? कानूनी तौर पे। कानून वानून क्या? किसी भी इल्जाम में पकड़ के उसको अंदर बंद कर दो, बस। माफ कीजिए सेठ साहब, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। कानून के खिलाफ नहीं जा सकते? आजकल पुलिस वाले बिल्कुल बेकार हो गए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो तुम्हारे सारे पापों की सजा दे सके तुम्हें, जो तुम्हें उनका प्रायश्चित करने पर मजबूर कर दे। बोलो क्या मंजूर है, मौत या प्रायश्चित? तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या करूं? रुपया चाहिए तुम? मुझे तुम्हारे रुपये नहीं चाहिए, तुम्हें सारे संसार के सामने खुले बंदों अपने पाप कबूल करने होंगे। अपनी करतूतों के लिए अपने मजदूरों से माफी मांगकर उनकी मांगे पूरी करनी होगी, और मिल का सारा इंतजाम मजदूरों के हवाले करके खुद बाहर निकल जाना होगा। बोलो मंजूर है? अब कहो तुम अपनी शर्त। हाँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे पाप का जीता जागता नमूना। मंजू, मेरी बेटी। बेटी मत कहो मुझे, तुम्हारी इन्हीं मीठे लफ्जों के जाल में फंसकर मेरी माँ जिंदगी भर सहकती सिसकती मर गई। मर गई? मरी नहीं, वो मार डाली गई। तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी मीठी बातों के धोखे ने उसे मार डाला। तेरे लिए नाग, ये देखो, यही है तुम्हारे पाप का सबूत। तुम ठीक कहती हो मंजू, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, और उन गरीब मजदूरों को जिन्होंने अपना खून और पसीना मेरे लिए किया है, उनको भी रुपए के लालच में धोखा दिया। इसका प्रायश्चित कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो कुछ मैंने उन गरीबों का खून चूस के पैदा किया है, इसी वक्त वापस कर सकता हूँ। तो
ये क्या पागलपन कर रहे हो सेवकराम? जानते हो जब तक ये दौलत तुम्हारे पास है सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। ये दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी तो तुम 2 कौड़ी के आदमी रह जाओगे। सोचते क्या हो? मेरी बात सुनो, इस माया मोह के जाल से फंसकर अपने आप को बर्बाद न करो। इस लड़की की माँ तो खत्म हो चुकी है, इसको भी अपने राह में सजा दो ताकि सारी दुनिया को ये सच्चाई मालूम न हो सके कि ये तुम्हारी बेटी है। जरा अकल से काम लो। कौन है माँ? गुरखा के दरवाजे पे मर गया है? कौन पागल लड़की मेरे कमरे में घुस आई है? निकालो उसको फौरन। बगली निकल बाहर। आधी रात को घर में घुसकर गड़बड़ करती है, निकल बाहर। बंदूक उठाती है, निकल निकल बाहर। कल सुबह हमारी हड़ताल शुरू हो गई। इस वक्त मजदूरों के दिल में, तमाम मजदूरों के दिल में सेठ जी के खिलाफ इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे डर है कोई मजदूर जोश में आकर इस मिल का नुकसान न कर दे। इसलिए आज पूरी रात हम सबको बहुत होशियारी से रहना होगा। इस मिल के चारों तरफ पहरा देना होगा, समझे? कुंदन, क्योंकि मेरी माँ की हालत अच्छी नहीं है, मैं उसको देख कर भी आता हूँ। अच्छा जी अच्छा। मुझसे दूर रहो रतन, तुम्हारी मंजू मर चुकी है। छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें मंजू? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम अपने आदर्शों के लिए पागल हो, सेठ जी अपने दौलत के लिए पागल है, और मैं इस जालिम से बदला लेने के लिए पागल हूँ। जाने दो मुझे मंजू। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मंजू, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अब मेरे लिए संसार में कोई जगह नहीं रही। माँ का घर नहीं रहा, बाप ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। कैसी हो तुम? उस पापी ने जो आग मेरी माँ के जीवन में लगाई है, उस आग में मेरा जीवन, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ जल गया है, और उसी आग में मैं उस जालिम की मिल उसका सब कुछ जला दूंगी। मंजू, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। मंजू, मंजू, क्या हो गया तुम्हें? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोड़ दो मंजू, ये मिल हजारों गरीबों की माँ है, उनके बच्चों की रोजी है। अपने क्रोध के लिए इसे बर्बाद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हाँ मुझे अधिकार है, मुझे अधिकार है। मंजू,
माँ उसे ले गए, रतन को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। माँ क्या उसे पकड़ लिया? हाँ, हथकड़ियाँ डाल के ले गए उसे। लगे मेरे बच्चे को। रतन, रतन देखते क्या हो, किसी तरह रतन को ले आओ, नहीं तो माँ उसके लिए तड़पती हुई चली जाएगी। मेरी माँ मर रही है सेठ जी, मेरी माँ। उसे एक बार अपने रतन को देख लेने दी। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी लाखों की जायदाद को आग लगाए और मैं उसे रिहा करा दूं। ये झूठ है सेठ जी, ये झूठ है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा रतन ऐसे कभी नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ, आपसे किसी ने झूठ कहा। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। ऐसा पत्थर दिल न करो सेठ जी। अगर मेरी माँ उसे देखे बिना मर गई तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी सेठ जी। मैंने 20 वर्ष तक वफादारी से आपकी खिदमत की है, उसके बदले में सिर्फ इतना मांगता हूँ सेठ जी कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मैं मरने वालों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं बैठा। मेरी माँ तुम्हारी माँ। ये ठोकर तूने मुझे नहीं लगाई सेठ, मेरी वफादारी को लगाई है। इस ठोकर से तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे तेरा असली रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस बात का भी विश्वास हो गया है कि रतन बेगुनाह था। तूने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। रतन ठीक कहता था, तू कमीना है, तू दगाबाज है, तू जहरीला नाग है। क्या बदतमीजी है रामलाल? अरे कोई है? दरबान! दरबान क्या करेगा सेठ? मैं रतन नहीं जो शांति से काम लूं। मैं रामलाल हूँ, रामलाल। मैं जहरीला कगला अपने हाथ से मैं तेरी जान ले लूंगा। ध्यान रख सेठ, तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। बेगुनाहों का खून चूसने वाले, तेरा भी इंसाफ होगा। एक दिन खामोश। योर ऑनर, मुलजिम रतन लाल वल्दीनानाथ सर्वानंद मिल्स में काम करता है और वहां की मजदूर यूनियन का लीडर भी है। इसीलिए सेठ सेवक राम मालिक सर्वानंद मिल्स और मुलजिम के दरमियान दुश्मनी पैदा हो चुकी है। चुनाचे इसी दुश्मनी की बिना पर अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मुर्ख 7 जुलाई मंगलवार को रात के 10:15 बजे मुलजिम ने एक जलती हुई मशाल लेकर सर्वानंद मिल्स को आग लगाने की कोशिश की। ये मुकदमा देर दफा 436 और 511 ताजीरात हिंद अदालत के सामने पेश किया जाता है। मुलजिम रतनलाल, क्या तुम इकबाल जुर्म करते हो? जी नहीं, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इस्तगासा के गवाह पेश किए जाए। सेठ सेवक राम मालिक सर्वानंद मिल्स। मेरे साथ कहिए। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सेठ सेवक राम, सर्वानंद मिल्स के आप मालिक हैं? जी हाँ। आप मुलजिम के बारे में क्या जानते हैं? मुलजिम मेरी मिल में एक मैकेनिक है और मेरे मिल के तमाम मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काता है। मुलजिम ने जब आपकी मिल को आग लगाने की कोशिश की, क्या आपने अपनी आंखों से मुलजिम को ऐसा करते देखा? जी हाँ। थैंक यू। जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। रतनलाल एक मशाल के साथ मिल को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया, यही मशाल उसके हाथ में थी। जिस वक्त मशाल मुलजिम के हाथ में थी, क्या उस वक्त मशाल जल रही थी? जी हाँ, बिल्कुल जल रही। आपने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तब क्या वक्त था? रात के 10:15 बजे। कितने बजे मुलजिम तुम लोगों से अलग हुआ? रात के 10 बजे। क्या ये सच है कि जाते वक्त मुलजिम तुम लोगों से ये कहकर गया कि वो अपनी बीमार माँ को देखने जा रहा है? जी हाँ। क्या तुम मुलजिम रतनलाल के बड़े भाई हो? जी। मुलजिम रतनलाल उस रात 10 और 10:15 बजे के दरमियान अपनी बीमार माँ को देखने घर पर आया था? जी नहीं। थैंक यू। नाउ योर ऑनर, मैं अदालत की इजाजत से मुलजिम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर रतनलाल, अब जबकि तुम्हारे अपने साथियों की शहादत से तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है,
कि रात के 10 बजे तुम अपने साथियों से ये बहाना करके अलग हुए कि तुम अपनी बीमार माँ को देखने जा रहे हो, मगर हकीकत में तुम अपने घर नहीं गए, बल्कि एक जलती हुई मशाल लेकर आग लगाने की नीयत से मिल के पिछले अहाते में दाखिल हुए, जहां 10:15 बजे ऐन मौके पर तुम गिरफ्तार कर लिए गए। इन वाकयात की रोशनी में क्या तुम अब इकबाल जुर्म करने को तैयार हो? जी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम झूठ बोलते। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है वकील साहब। योर ऑनर, मैं इन अल्फाज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ एहतजाज करता हूँ। मैं अदालत से पूछता हूँ कि जो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर जिंदा रखती हो, क्या वो बच्चा उसी माँ के सीने में खंजर भोंक सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई मजदूर भी अपनी मिल को आग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मिल हमारी माँ, हम अपनी माँ के सहारे जिंदा हैं। मिस्टर रतनलाल, अदालत ये जानना चाहती है कि गिरफ्तारी के वक्त तुम्हारे हाथ में एक जलती हुई मशाल थी? अच्छा, थी। ये मशाल तुम्हारे हाथ में कहां से और क्यों आई? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती? अदालत ये वादे कर देना चाहती है कि जो जुर्म तुम पर आयद किया गया है उसके लिए कानून तुम्हें 7 बरस कैद की सजा दे सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का यही मौका है। बताओ, वो जलती हुई मशाल तुम्हारे हाथ में कैसे और क्यों आई? रतन, रतन बोलता क्यों नहीं? रतन कुछ तो बोल। रतन क्या हुआ? सब कुछ बताया था क्यों नहीं? रतन, ऑर्डर ऑर्डर। रतन तेरा भाई तेरे पाँव पड़ता है। रतन, रतन अभी भी बोल दे। रतन वक्त है। जज साहब मेरा भाई बेगुनाह। रतन कुछ बोल। रतन, रतन तू बोलता क्यों नहीं? अपने भाई की हालत पर तरस कर घर पे बच्चे तेरे बगैर रो रहे हैं, उन पर ही कुछ दया कर। बोल रतन, बोल, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। माँ चली गई है, अब तू मेरी भाभी नहीं मेरी माँ भी हो। तुम्हें इस ऊंचे नाते की कसम है भाभी, तुम सच सच बताओ, क्या एक औरत के पास उसकी इज्जत से बढ़कर भी कोई चीज है? तो फिर सुनो, मेरी जबान खुलने से एक ऐसी दर्दनाक कहानी से पर्दा उठ जाएगा भाभी, कि जिससे एक मजलूम और बदनसीब औरत का सारा जीवन कलंकित हो जाएगा। क्या मैं अपने हाथों उस मासूम को बदनामी और रसवाई की आग में धकेल दूं? क्या मैं ऐसा करूं भाभी? बताओ, मैं क्या ऐसा करूं? मुझ निर्दोष है, उसने आग नहीं लगाई, आग मैंने लगाई है। मुझे सजा दिलाओ, उसने गुनाह से क्यों जेल भिजा रही है? बेवकूफ न बोलो, मैं फिर कह रहा हूँ, मुंह मांगी दौलत दूंगा। हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, ताकि सच बताने वाला कोई न रहे और तुम आसानी से रतन को जेल भेज सको। मैं मर जाऊंगी मगर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है, तो पढ़िए हो। रतन भैया निर्दोष है। रतन भैया निर्दोष है। लड़की को छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं वो जो यहाँ के रईस आजम सर्वानंद मिल्स के मालिक सेठ सेवकराम बैठे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। झूठ, सरासर झूठ। हुजूर ये उनको पागल लड़की है, एकदम झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, और उसकी सच्चाई का सबूत ये है। मालती, अदालत के सामने जो नई शहादतें पेश की गई हैं, उनकी रोशनी में ये पूरी तरह साबित हो गया है कि मुल्जिम बेगुनाह है। चुनांचे ये अदालत मुल्जिम को बाइज्जत बरी की।
गए सेवाग्राम, तुम हार गए। तुम्हारे पाप का भांडा फूट गया। भाग जाओ तुम दुनिया की नजरों से, भाग जाओ। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मुझे तुमने क्यों बचा लिया? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे जैसे आदमी का खत्म हो जाना ही अच्छा था। सेठ जी, किसी इंसान का भी खत्म होना अच्छा नहीं है। खत्म तो होनी चाहिए उसकी बुराई, उसका छोटापन, उसके खुदगर्जी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सेठ जी कि हमारा और आपका अमीर या गरीब का रिश्ता ना रहे, मालिक या मजदूर का रिश्ता ना रहे, बल्कि हम दोनों के दरमियान एक इंसान और इंसान का रिश्ता कायम हो। हम तो ये चाहते इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम